So hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is Ravi Chandra and I hope you all are well. जैसा कि आप सभी का डिमांड आ रहा था कि ETP के चैप्टर 4 का भी लेक्चर अपलोड कर दिया जाए, तो इसी क्रम में आज हम लोग ETP के चैप्टर 4 की बात करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। एंड दिस इज समथिंग अबाउट मी, रवि चंद्र केवर्थ, फाउंडर ऑफ RC क्लासेस। देखिए, RC क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप लोगों को क्लास 11th और 12th की क्लास कराई जा रही है, जिसमें आप लोगों को अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, ETP और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट की क्लास कराई जा रही हैं। तो आप लोग अगर इसके पेड क्लासेस के लिए मेरे साथ जुड़ना चाहेंगे तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर वीडियो के नीचे भी आप कमेंट के थ्रू इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं एट सांपड़ा गमरिया, जमशेदपुर, झारखंड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर 4 जो है हम लोगों का है उद्यमितीय या साहसिक स्व अवसर की पहचान एवं व्यवहार्यता अध्ययन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज एंड फेसिबिलिटी स्टडी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब तक हमने देखा कि साहसी के मन में सर्वप्रथम स्व अवसर का बोध होता है, फिर वह इसे चिन्हित करके वातावरण के साथ उसका परीक्षण करता है। उसके परीक्षण हेतु वह विभिन्न सूचनाओं एवं जानकारियों की प्राप्ति करता है। इससे निश्चिंत होने के बाद उसे अब अपने व्यवसाय को पहचान करने की आवश्यकता होती है, अर्थात उसे सुनिश्चित करना है कि वह कौन से उत्पाद या सेवा का चुनाव या चयन करे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि जो उद्यमी होता है वो किसी भी उत्पाद का चुनाव करने से पहले किन किन बातों को ध्यान रखेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बातें, फैक्टर्स कॉन्सिडरिंग वाइल सिलेक्टिंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, तो किसी भी प्रोडक्ट को चूज़ करने से पहले या फिर किसी भी सर्विस को चूज़ करने से पहले आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए की पॉइंट टूल किट में कुछ दिया गया है। उत्पाद या सेवा का चुनाव, व्यवसाय या सेवा का चुनाव करते समय बाजार का निर्धारण, व्यवहारिकता, उत्पादन लागत, प्रतियोगिता, कच्चे माल की उपलब्धता, विभिन्न तकनीकी पहलू एवं लाभ की संभावना पर विचार होता है। ठीक है, देखिए, आनन फानन हिस्ट्री में किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन या विक्रय को असली रूप दे देना घातक हो सकता है, अतः इसके लिए साहसी को निम्नांकित मापदंडों पैरामीटर्स का अध्ययन रखना चाहिए। ठीक है, तो मतलब जल्दबाजी में या आनन फानन में किसी भी प्रोडक्ट या सेवा को चूज़ करना हानिकारक हो सकता है, हम लोग लॉस में जा सकते हैं। तो किसी प्रोडक्ट को चूज़ करने के लिए या फिर किसी सर्विस को चूज़ करने से पहले हमें इन बिंदुओं पर ध्यान देना होगा, अच्छे से अध्ययन करना होगा। तो चलिए एक एक बिंदु को अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए, पहला है बाजार का निर्धारण, मार्केट असेसमेंट। उत्पाद का चुनाव करने से पूर्व उसके बाजार का निर्धारण कर लेना चाहिए। उक्त उत्पाद का बाजार स्थानीय होगा या राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय। यदि वह उत्पाद पहले से बाजार में मौजूद है तो देखना चाहिए कि साहसी अब जो उत्पाद लाने जा रहा है उसका कारण क्या है, पुराने की तुलना में उसके नए उत्पाद के प्रति उस बाजार का क्या रुख रहेगा। हाँ, यदि साहसी कोई ऐसा उत्पाद लाने की सोच रहा है जो पहले से बाजार में बिल्कुल उपलब्ध नहीं है तो इसके प्रति भी बाजार सर्वेक्षण कर अपने स्वाभाविक ग्राहकों का पता लगाना होगा। अतः बाजार का अध्ययन इस निर्णय का निर्धारक होगा कि उक्त उत्पाद को लाया जाए या नहीं। बाजार सर्वेक्षण के अंतर्गत मांग, पूर्ति, वस्तु की लागत एवं मूल्य, प्रतियोगिता, नए परिवर्तन की संभावना, इसके प्रति बाजार की संवेदनशीलता, विज्ञापन एवं प्रचार या बाजार के प्रभाव पर आदि बातों पर अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो मतलब सबसे पहले बाजार का निर्धारण करना चाहिए कि हम लोगों का जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो किस स्थान पर हम लोग उसको लाएंगे। ठीक है, वो उसको बाजार का प्रकार क्या होगा, राष्ट्रीय होगा, स्थानीय होगा या अंतर्राष्ट्रीय होगा, मतलब देश के बाहर उसको सेल करेंगे। और ये भी देखना होगा कि जो हम लोग प्रोडक्ट ला रहे हैं उसमें नयापन क्या है। ठीक है, अगर उसी तरह के कोई और प्रोडक्ट है मार्केट में तो हम लोगों को देखना है कि वो उस प्रोडक्ट में नयापन क्या लाने वाले हैं और बाजार का उसके प्रति रुख क्या रहेगा। या फिर अगर हम लोग किसी नए प्रोडक्ट को लाने वाले हैं तो उस प्रोडक्ट को लाने से पहले हम लोग को बाजार का सर्वेक्षण कर लेना चाहिए कि उस प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में होगा या नहीं, कौन इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, हमारे संभावित ग्राहक या कस्टमर कौन होंगे। ठीक है, और इसके साथ ही साथ आपको मतलब बाजार के सर्वेक्षण के अंतर्गत मांग, पूर्ति, वस्तु की लागत,
एवं मूल्य, प्रतियोगिता, नए परिवर्तन की संभावना आदि, इन सब बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी, सप्लाई कैसे होगा, ठीक है, प्रोडक्ट का प्राइस कितना हो सकता है, अगर कॉम्पिटिटर्स आपके तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर प्रोडक्ट में कुछ नयापन लाने की स्थिति आए तो अब उस पर कुछ नयापन ला सकते हैं या नहीं। तो इन सभी बिंदुओं का अध्ययन हम लोग बाजार का निर्धारण के अंतर्गत करते हैं। देखिए, तो ये देखिए अच्छी तरह से डायग्राम में बताया गया है, उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बातें, बाजार का निर्धारण, और यही सब बिंदुओं को हम लोग एक एक करके अच्छी तरह से आज अभी देखने वाले हैं। तो देखिए, दूसरा बिंदु है व्यवहारिकता, प्रैक्टिकलिटी, ठीक है। देखिए, साहसी ने जिस उत्पाद के बारे में सोच रखा है या मन बनाया है उसकी वास्तविक जीवन में उपयोगिता पर विचार करना चाहिए। यदि वो उत्पाद पहले से ही है और साहसी उसका नया परिवर्तित रूप लाने के बारे में सोच रहा है तो उसे देखना चाहिए कि इस रूप की व्यवहारिकता वर्तमान समय में कितनी होगी, ठीक है। तो साहसी अगर कोई प्रोडक्ट लाने वाला है तो उसका बाजार का अध्ययन करने के पश्चात हम लोगों को उसकी व्यवहारिकता या फिर प्रैक्टिकलिटी मतलब देखना चाहिए कि जो प्रोडक्ट हम लोग ला रहे हैं वास्तविक में व्यवहारिक जीवन में उसका क्या अनुप्रयोग होगा, उसकी क्या मांग वगैरह होगी, ठीक है। यदि वो उत्पाद मतलब अगर पहले से प्रोडक्ट है या फिर उसमें कुछ नया परिवर्तन ला रहा है तो उसका व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी अध्ययन करना चाहिए कि हम जो सोचे हैं, जितना हमारा प्लानिंग किया गया है प्रोडक्ट के बारे में, वो सब प्लानिंग व्यवहारिक है या नहीं है, सही में उस प्रोडक्ट को लाने से हमारे लिए मतलब हमें लाभ होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो व्यवहारिकता या प्रैक्टिकलिटी का भी अध्ययन कर लेना चाहिए। देखिए, तीसरा बिंदु है उत्पादन लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें उत्पाद की व्यवहारिकता एवं बाजार निर्धारण सुनिश्चित करने के बाद उत्पाद की लागत प्रति इकाई पर यूनिट का आकलन करके देखना चाहिए कि इसकी लागत कहीं इतनी अधिक तो नहीं हो रही है कि उपभोक्ता उस उत्पाद को सिर्फ दूर से देखकर नमस्कार कर लेने में अपनी भलाई समझे, ठीक है। तो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस क्रम में जो कि है उत्पादन लागत या कॉस्ट। तो मतलब इस बिंदु में ही कहा गया कि हम लोग जिस प्रोडक्ट या सर्विस को लाने वाले हैं, जिसको बनाने वाले हैं, उसकी कॉस्ट क्या आएगी, हमें उसे बनाने में या फिर उसे प्रोवाइड करने में कितनी कॉस्ट आएगी, ठीक है। कहीं कॉस्ट बहुत ज़्यादा तो नहीं जो कि कस्टमर के पहुंच से बाहर हो, ठीक है। तो कॉस्ट इतनी होना चाहिए, पर यूनिट लागत इतनी होनी चाहिए जो कि कस्टमर आसानी से खरीद सके और ग्राहक और व्यवसाय दोनों के लिए लाभप्रद हो, ठीक है। देखिए, उत्पाद चाहे कितनी भी नवीनता लाए क्यों ना हो, हमेशा ऐसी लागत की परिधि में होना चाहिए जो उपभोक्ता के जेब के अनुकूल है। मतलब कहा गया कि प्रोडक्ट आपका कितना भी नया क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, प्रोडक्ट हमेशा कस्टमर के अनुकूल होना चाहिए जिसे कस्टमर आराम से खरीद सके, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉस्टली होना भी आपके डिमांड को कम कर सकता है जिससे आपका प्रॉफिट घट सकता है। देखिए, उदाहरण, यदि एक साहसी ऐसा उत्पाद पाउडर के रूप में लाने की सोच रहा है जो 100 ग्राम स्कूटर की टंकी में डालने से बिना पेट्रोल के 40 किलोमीटर चल सकती है। देखिए, तो सचमुच में उसकी सोच क्रांतिकारी है। अगर 100 ग्राम स्कूटर में डाला गया है टंकी में तो बिना पेट्रोल के भी 40 किलोमीटर स्कूटर चल सकती है। परंतु इसका लागत अगर 60 रुपये प्रति 100 ग्राम हो तो स्वाभाविक है कि कोई व्यक्ति इसे नहीं खरीदना चाहेगा। मतलब इसमें कहा गया कि आप जिस 60 रुपया दे के व्यक्ति 100 ग्राम उस प्रोडक्ट को खरीदेगा जिसको डालने से बिना पेट्रोल की गाड़ी चल सकती है, अगर वो जो 60 रुपया है पेट्रोल का कीमत उससे कम है, ठीक है, अगर पेट्रोल की जो कीमत है उससे कम है तो व्यक्ति आराम से उसे खरीद सकता है। किंतु अगर उसकी कीमत पेट्रोल से अधिक है तो व्यक्ति पेट्रोल के बजाय उस पर क्यों जाए, ठीक है। तो इसमें यही कहा गया है कि साहसी का उत्पाद तब तक बाजार में नहीं लाना चाहिए जब तक पेट्रोल इससे महंगा ना हो जाए, ठीक है। अगर पेट्रोल इससे महंगा हो तब तो ठीक है, कस्टमर आप पर इसे खरीदने के लिए आएंगे। किंतु यदि इस प्रोडक्ट की मांग प्रोडक्ट की प्राइस पेट्रोल से अधिक हो जाए तो बेशक आदमी सब पेट्रोल खरीदेंगे, कोई आपके प्रोडक्ट की ओर नहीं आएगा। तो मतलब हमें कॉस्ट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस क्रम में। इस प्रकार उत्पाद पहचान और चुनाव में लागत का तत्व विशेष महत्व है, ठीक है। देखिए,
चौथा पॉइंट क्या है, प्रतियोगिता, कंपटीशन। देखिए, आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में साहसी चारों दिशाओं में अपने अगल बगल बाएं दाएं हर और अपने आप को प्रतियोगियों से घिरा हुआ पाता है। ऐसी स्थिति में यदि उस इन प्रतियोगियों से लोहा लेते हुए आगे बढ़ना है तो ऐसे उत्पाद का चुनाव करना होगा जो बाकी प्रतियोगियों की तुलना में बेहतर किस्म और कम दाम का हो। यदि उत्पाद बिल्कुल नई तरह का है तो इसकी प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूट वाली दूसरी वस्तुओं के मूल्य और बाजार में इसकी वर्तमान स्थिति पर भी विचार करना चाहिए। ठीक है, तो इसी क्रम में हमें कंपटीशन या प्रतियोगिता का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज का युग क्या है, प्रतियोगिता का युग है। आप जिस प्रोडक्ट को बना रहे हैं अन्य भी आपकी तरह ही प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि आपके लिए प्रतियोगिता उत्पन्न करती है। तो आपको यह देखना चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस और उसका जो किस्म है उसकी क्वालिटी दोनों आपके कॉम्पिटिटर्स से बेहतर होना चाहिए, तब जाके आप उसमें सफल हो पाएंगे, कंपटीशन में सफल हो पाएंगे। ठीक है, तो प्रतियोगिता का भी ध्यान रखना आवश्यक है, और प्रतियोगिता एक अहम भूमिका निभाती है मार्केट में। चलिए, पांचवा पॉइंट है कच्चे माल की पर्याप्त एवं सतत उपलब्धता। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ एक्यूरेट क्वांटिटी एंड कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स। अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं तो जाहिर है कि आपको रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी, तो आपको रॉ मटेरियल एक लगातार या सतत मात्रा में मिलनी चाहिए। ठीक है, और पर्याप्त मात्रा में मिलनी चाहिए, तो उसी के बारे में इसमें कहा गया है। उत्पाद का चुनाव करते समय साहसी को देखना चाहिए कि उसके उत्पाद के लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल निर्बाध रूप से मिलता रहेगा या नहीं। कच्चे माल का स्रोत स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय होगा। यदि यह मौसमी प्राप्त होने वाला हो तो अन्य देशों से आयात करना पड़े तो स्वाभाविक है कि इस तरह के उत्पाद के चुनाव में साहसी को सावधानी से काम करना होगा, क्योंकि मौसम के मिजाज का भरोसा नहीं तो फिर भी किस देश के मिजाज मेरे देश के साथ, मतलब इसमें यही कहा गया कि जो आप प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उसका जो रॉ मटेरियल है वो आपको लगातार और निर्बाध रूप से आसानी से मिलते रहे, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक बार उसका प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं और बाद में किसी प्रकार से आपको रॉ मटेरियल या कच्चा माल नहीं मिल पाता है तो ये आगे चलकर आपके लिए समस्या उत्पन्न करेगी। तो प्रोडक्ट का डिसाइड करने से पहले आपको उसके रॉ मटेरियल की उपलब्धता या फिर कच्चे माल की उपलब्धता के बारे में भी विचार करना चाहिए कि वो सही मात्रा में और सतत मतलब लगातार आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है तकनीकी पहलू, टेक्निकल एस्पेक्ट। देखिए, कच्चे माल के प्रति आश्वस्त हो जाने के बाद साहसी को देखना चाहिए कि उसके उत्पाद के लिए किस मशीन, यंत्र, उपकरण एवं तकनीक आदि की आवश्यकता होगी या कितने में और कहां से उपलब्ध हो सकेगा। इसे चलाने के लिए किस स्तर के प्रशिक्षित कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी। इन कर्मचारियों का जुगाड़ आसानी से हो सकेगा या नहीं। कहीं नया उत्पाद तकनीकी जंजाल में उलझकर तो नहीं रह जाएगा। अतः उत्पाद के चुनाव में तकनीकी पहलू के बारे में भी विचार कर लेना चाहिए। ठीक है, देखिए तो तकनीकी पहलू या टेक्निकल एस्पेक्ट क्या बताता है कि जो कच्चा माल है उसके प्रति जो आप एक बार आश्वस्त हो लिए कि आपको सतत रूप से पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, उसके बाद आपको क्या देखना चाहिए कि उत्पाद के लिए जो मशीन है, यंत्र है, उपकरण है, ठीक है, वो भी आपको सही मात्रा में और सही समय पर मिले या नहीं। अगर मिले तो कहाँ से उपलब्ध हो। ठीक है, और उसे मशीन अपने आप तो वर्क नहीं करेगा, उसे चलाने वाला, ऑपरेट करने वाला कोई प्रशिक्षित कर्मचारी होना चाहिए। तो आपको तकनीक या मशीन के साथ साथ यह भी देखना चाहिए कि उसे ऑपरेट करने वाला, चलाने वाला कर्मचारी कहाँ से मिलेगा और वो भी आसानी से मिले या नहीं मिले। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं पर आपको ध्यान रखना आवश्यक है। सातवां पॉइंट है लाभ की संभावना। ठीक है, प्रॉफिट पॉसिबिलिटी। तो यही हम लोग का व्यवसाय का उद्देश्य क्या होता है कि आप समाज को प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करें, सेवा करें, और उसके उपरांत क्या मेन उद्देश्य हम लोगों का लाभ कमाना होता है। कोई भी बिजनेस बिना लाभ के चल नहीं सकती। तो अंततः हमें लाभ पर भी ध्यान देखना चाहिए, लाभ की संभावना है या नहीं है। देखिए, चाहे हम कुछ भी आदर्श की बात करें, व्यवहारिक बात यह है कि हर साहसी लाभ की कामना से ही जोखिम उठाता है। ठीक है, ये तो जो व्यवहारिक बात है कि बिना लाभ की कामना से कोई भी व्यवसाय जोखिम उठाना नहीं चाहेगा।
सबके जोखिम उठाने के पीछे लाभ की संभावना या लाभ की मनोकामना होती है। अतः अन्य बातों के अलावा साहसी को अपने उत्पाद की वार्षिक बिक्री और उस पर होने वाले लाभ का अनुपात पहले कर लेने के बाद उत्पाद का चुनाव करना चाहिए। मतलब आप अगर उत्पाद का चुनाव करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस पर हमें कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है, वार्षिक कितना लाभ होगा, उसके बाद ही हम किसी प्रोडक्ट की ओर आगे बढ़ेंगे, मतलब उसके चुनाव के बारे में सोचेंगे। हालांकि सफल और बुद्धिमान साहसी तुरंत लाभ की बात नहीं सोचता, बल्कि वह अपने उत्पाद के जरिए बाजार को प्रभावी बनाकर कुछ दिन ना लाभ ना हानि, नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम करके अपने धरातल बेस को मजबूत करता है। फिर तो उसे आने वाले दिनों में मतलब हाँ, ये जाहिर है कि पहले आपको हो सके लाभ ना हो। आप इस स्थिति में जो उद्यमी है क्या चाहता है कि वो नो प्रॉफिट नो गेन की स्थिति में रहे, ना उसे लाभ हो ना हानि हो। लेकिन अगर पहले आपको लॉस भी हो तो हो सकता है, क्योंकि शुरुआत में हालात उतने आपके फेवर में नहीं होते हैं, तो मतलब पहले आपको लाभ हो या ना हो, अंततः हमें ये जो देखना चाहिए कि भविष्य में हमें लाभ होगा या नहीं होगा। मतलब इस बिंदु में ही कहा गया है कि जो प्रोडक्ट या सर्विस आप चुनाव कर रहे हैं उस पर हमें लाभ की संभावना कितनी है, लाभ होगा या नहीं होगा, और होगा भी तो कितना होगा, इस बात का भी अध्ययन कर लेना चाहिए। तो इस बिंदु में मुख्यतः हमें ये देखना होता है कि जो हमारा मेन उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना, उस उद्देश्य की पूर्ति हमें इससे होने वाली है कि नहीं, अर्थात हमें लाभ की प्राप्ति होने वाली है कि नहीं, लाभ की संभावना है या नहीं। तो इन 7 बिंदुओं का अध्ययन हमें किसी भी उत्पाद या सेवा का चुनाव करने से पहले कर लेना चाहिए। और देखिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो बच्चे मुझसे PDF के बारे में पूछ रहे थे, तो देखिए ये मेरा अपना खुद का सेलफोन से बनाया गया PDF है, और मेरे पास ऐसा कोई साधन अभी नहीं है फिलहाल कि मैं आप लोगों को सेंड कर पाऊँ। और अगर आप लोगों को बुक परचेस करना है तो मैं सबसे पहले रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ऑफलाइन में किसी भी बुक स्टोर से जाके परचेस कर लें। और अगर आप लोगों को ई बुक परचेस करना है तो आप SAPD पब्लिकेशन की साइट पर जाकर बुक को परचेस कर सकते हैं। किंतु मेरा यही मानना है कि आप बुक स्टोर में जाकर परचेस करो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, उससे पढ़ने में आपको ज़्यादा मज़ा भी आएगा, ठीक है। ई बुक पढ़ने में उतना खास मज़ा नहीं आता है। देखिए चलिए अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं, और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसी वीडियो में इस पूरे चैप्टर को मैं ख़त्म कर दूँ। देखिए क्या है व्यवहार्यता अध्ययन, फीजिबिलिटी स्टडी क्या है। उपयुक्त मापदंडों के आधार पर साहसी अपने लिए उत्पाद या सेवा का चयन कर लेता है। अब वो अपनी कल्पना अर्थात सोच को साकार रूप देने की तैयारी में लग जाते हैं। उसके उत्पाद के लिए जो उपक्रम बनाए जाएंगे वो कैसी होगी, कहाँ होगी, कब होगी, उपक्रम कैसे संचालित होगी, क्या लागत आएगी, विक्रय मूल्य कितना होगा, इसका असर अन्य प्रतियोगियों पर क्या होगी, कैसे पैकिंग होगी, विज्ञापन कैसा होगा, वितरण की व्यवस्था क्या होगी, खर्च के लिए उत्पादन हेतु कहाँ से कितना संसाधन प्राप्त हो जाएगा, लाभ की क्या गुंजाइश रहेगी आदि नाखून से बाल तक की पूरी संभावनाओं को कागज पर लिखकर अध्ययन करना चाहिए। इस अध्ययन से साहसी को पता चलेगा कि उसके उत्पाद की कल्पना एवं विचार में वास्तव में व्यवहार्य है या नहीं है, ठीक है। तो अगर आप उत्पाद या सेवा का चुनाव कर लेते हैं तो उसके उपरांत आपको अन्य बहुत सारे बिंदुओं पर ध्यान देना होगा जो कि आपके उत्पाद को व्यवहार्यता के रूप प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। मतलब आपको यह बताएगा कि वास्तव में आपका उत्पाद जो है वो व्यवहारिक है या नहीं है। देखिए तो इस क्रम में हमें क्या क्या जानना होता है, हमें यह जानना है कि उत्पाद के लिए जो उपक्रम बनाया जाएगा, आप घर पर तो अपना बनाएंगे नहीं, कोई उपक्रम होगा जहाँ पर आप वस्तु या सेवा का उत्पादन करेंगे, तो वो उपक्रम कहाँ बनाया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, ठीक है, कब बनाया जाएगा, और उपक्रम को संचालित कैसे किया जाएगा, उपक्रम की क्या लागत आएगी, उत्पाद की क्या लागत आएगी, विक्रय मूल्य कितना डिसाइड किया जाए, ठीक है, और विक्रय कैसे किया जाए, और प्रतियोगिताओं पर कैसे ध्यान दिया जाए आदि, इन सभी बातों को ध्यान देना चाहिए। पैकिंग, विज्ञापन, वितरण का व्यवस्था और बहुत सारे इसी तरह के अन्य खर्चों पर भी इसमें हमें ध्यान देना चाहिए। और इसे एक पेन और पेपर लेके कागज़ पर अच्छी तरह से लिख कर इसका अध्ययन करना चाहिए ताकि हमें इसके व्यवहार्यता के बारे में पता चले।
देखिए इन्हीं बातों का अध्ययन को व्यवहारिक अध्ययन कहा जाता है। मतलब इन्हीं जो ऊपर बिंदु हम लोग देखें उन बिंदु को क्या कहा जाता है, व्यवहार्यता अध्ययन किया जाता है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की योजना तैयार की जाती है। मतलब पहले सब डिसाइड कर लिया जाए कि जो हम लोग प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं वो उसका उपक्रम कहाँ स्थापित करेंगे, कब स्थापित करेंगे, उसका संचालन कौन करेगा, प्रोडक्ट की क्या डिमांड है, प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट आएगी, ठीक है, उपक्रम का खर्चा वगैरह क्या चलेगा, ठीक है, और प्रतियोगिता पर कैसे विजय पाया जाएगा, पैकिंग वगैरह, विज्ञापन कैसे किया जाए, और इससे रिलेटेड बहुत सारे खर्चों पर भी ध्यान दिया जाता है और उसे पेन और पेपर में अच्छी तरह से प्रोजेक्ट के रूप में या फिर आप जैसा कर सकें पेन पेपर अच्छा में पेन और पेपर से अच्छी तरह उसमें उसे लिखा जाता है, उस पर विभिन्न बिंदुओं पर विचार किया जाता है, ठीक है, और इसी को क्या कहा जाता है, व्यवहार्यता अध्ययन कहा जाता है। देखिए व्यवहार्यता रिपोर्ट में सभी उपयुक्त तथ्यों से संबंधित बातों को प्रश्नावली क्वेश्चनरी के रूप में लिखकर इसका उत्तर स्वयं से पूछना चाहिए या फिर अन्य विशेषज्ञों से विचार विमर्श करना चाहिए, ठीक है। वास्तव में साहसी अब जो कुछ करने जा रहे उसमें व्यवहारिक सच्चाई कितनी है। व्यवहारिकता रिपोर्ट के अध्ययन से आश्वस्त हो जाने के बाद अब जोखिम का खिलाड़ी उपक्रम स्थापित करने की प्रक्रिया में जुट जाता है। यह ध्यान देने योग्य है कि उपक्रम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, दोनों के लिए व्यवहारिकता अध्ययन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह नियोजन एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर कार्य करता है, ठीक है। तो व्यवहारिकता अध्ययन कर लिए कि जो हम लोग उत्पाद ला रहे हैं, प्रोडक्ट ला रहे हैं, सर्विस ला रहे हैं, वो सही में व्यवहार्य है कि नहीं, जिससे हम लोगों को अल्टीमेट जो हम लोगों को मोटिव है लाभ होगा या नहीं, इन सब के बारे में अच्छा से डिस्कस करके विचार विमर्श करके अपने से ही स्वयं से ही क्वेश्चन पूछिए कि ये जो प्रोडक्ट हम लोग ला रहे हैं इसका व्यवहार्य रूप कितना होगा, लाभ की संभावना कितना होगी, ठीक है। देखिए इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके आगे के भी टॉपिक्स देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स का साथ शेयर कीजिए और बने रहिए। और आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि हालांकि इस पैंडेमिक सिचुएशन में एग्ज़ाम के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, तो जब तक हमारे पास समय है हम लोग ट्राई करेंगे कि चैप्टर वाइज अच्छे से इसको पढ़ लें। और अगर आप लोगों के एग्ज़ाम के डेट्स आ जाते हैं, अगर सिचुएशन कंट्रोल में हो जाता है, तो मैं ट्राई करूँगा कि कम से कम ईटीपी के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को मैं कवर करा दूं। तब हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ने के बजाय टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। और आप लोगों के लिए एक बेनिफिट यही है कि जो जिनका ईटीपी है, तो बीएसटी और एटीपी में हम लोगों को काफ़ी कुछ सेम ही है। तो अगर ईटीपी या बीएसटी किसी एक चैप्टर का एक सब्जेक्ट कवर करते हैं तो दूसरा जो सब्जेक्ट है उसका कुछ परसेंटेज अपने आप ही आपका कवर हो जाएगा। तो मैं ट्राई करूँगा जितना हो सके अपने ओर से आप लोगों को अच्छी तरह से टॉपिक वाइज क्लास करा देने की। और